वेलकम क्लास 12th। तो लोग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस लॉ को शुरू करने से पहले आप बच्चों को पढ़ाया गया होगा या पढ़ा तो है ही सबने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल आप कूलम्ब्स लॉ को पाएंगे वैसा ही जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। वहां दो मासेस लिए जाते हैं और उनके बीच कैलकुलेट की जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, वहां अगर हम दो मासेस लेते हैं, एक मास m1 दूसरा m2 और उनको हम उनके सेंटर सेपरेट करते हैं बाय डिस्टेंस r, तो एज पर न्यूटन दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर masses. There is a property. Mass is a property of a body. So they attract, और वो force of attraction as per Newton directly proportional होती है product of the masses, which means more the mass, more is the force, and small is the mass, small is the force. And again the force of attraction between two masses is inversely proportional to square of the distance, which is called inverse square law. Lesser is the distance, more is the force, more is the distance, less is the force. So when we combine these two, what we get, F is proportional to m1 m2 by r square. Then when we bring it in equality, we use a constant g, m1 m2 by r square. तो यहां आपको याद होगा बच्चों, ये जो g आया था यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किन्हीं दो मासेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो स्मॉल मासेस हों यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल के हों या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े मासेस हों, उनके बीच सेपरेशन मालूम हो, जी तो फिक्स है, तो वी कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपने सारे पढ़े हैं, तो लेकिन उनका कंसेप्ट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए और फिर इजीली आपको कूलम्ब्स लॉ समझ आएगा। तो लेट अस डिस्कस नाउ टुडे कूलम्ब्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय कूलम इन 1785 एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। इन एक्सपेरिमेंट किया गया, एक एप्रेटिस यूज किया था टॉर्शन बैलेंस, उससे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और लॉ को नाम दिया था कूलम्ब्स लॉ। और इस कूलम का पूरा नाम भी कभी कभार पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, तो आपको याद होना चाहिए। इसका पूरा नाम है कूलम का चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, फ्रेंच का साइंटिस्ट था। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। he took two charges, point charges, stationary point charges. Here is a point. पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज क्या होता है? सिंपल वे में से अगर ये मास है, राइट, ये मास है, इसका मास है से 20 kg, राइट, और इसका मास है 10 kg, और उसके बाद इनके बीच सेपरेशन है 100 किलोमीटर से। अब खुद अंदाजा लगाइए मास के मुकाबले में व्हाट इज द मास, सॉरी मास नहीं हम लेंगे, हम एक 20 kg बॉडी का साइज कितना होगा? 20 kg बॉडी विल बी ऑफ स्मॉल साइज। और व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस? वेरी लार्ज। तो इस केस में हम इस बॉडी को पॉइंट मास कहेंगे क्योंकि इसका खुद 20 kg बॉडी का साइज क्या होगा? वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस इज वेरी लार्ज। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास और पॉइंट बॉडी। तो दूर से देखा जाए किसी बड़ी बॉडी को तो क्या दिखती है? छोटी सी दिखती है। पॉइंट से भी हम दिखा सकते हैं, लिहाजा ये पॉइंट मास हो गया। तो पॉइंट चार्ज क्या हुआ कि जिस बॉडी पे चार्ज है उसका साइज इस डिस्टेंस से, ये जो दोनों के बीच सेपरेशन है, इस डिस्टेंस से अगर इस बॉडी का चार्ज, बॉडी का साइज कम हो तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ही कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आप चार्ज अगर बढ़ा सकते हैं तो वो बड़ी बॉडी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कूलम कि भाई इन दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा रहा है? Q1, दूसरे का Q2। ये सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के सेंटर्स थोड़ा सा सेपरेटेड है, लीजिए R। जैसे यहां दोनों मासेस सेपरेट के बीच में सेपरेशन कितनी है? कैपिटल R। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, राइट।
तो पहले ही याद रखो बच्चों, यहां हम फोर्स दिखाते हैं सेंटर टू सेंटर, जिसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेम यहां भी सेंटर टू सेंटर फोर्स दिखाई जाएगी, और उसका मतलब कोलम्बियन फोर्स जो होगी, चार्जेस की भी जो फोर्स होगी वो भी कहलाएगी सेंट्रल फोर्स। सो एज पर कूलम, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, क्योंकि ये सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर हो सकते हैं, यहां खाली मासेस हैं, मासेस के बीच होती है ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन चार्जेस के बीच हो सकती है अट्रैक्टिव फोर्स भी या फिर रिपल्सिव फोर्स भी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। चलिए, अब एज पर कूलम इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन मींस अट्रैक्टिव और रिपल्शन, कहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। जैसे यहां प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, जिसका सिंपल वर्ड में मीनिंग है कि जितना जितना चार्ज हम बढ़ाते जाएं इन दोनों पर, फोर्स भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। किसी एक को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, किसी एक को 4 गुना बढ़ाओगे फोर्स भी 4 गुना बढ़ेगी। तो ये मतलब है इस पहले पार्ट का। और दूसरे पार्ट में कहा गया कि फोर्स इन दो चार्जेस के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, which is again same, जहां ग्रेविटेशनल लॉ में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ और यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है बच्चों कि अगर डिस्टेंस लिया जाए 2 तो फोर्स होगी 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। अगर डिस्टेंस लिया जाए 4 यूनिट्स और फोर्स होगी 1/4 का स्क्वायर कितना 16। खुद देख लीजिए, आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डबल डबल कर रहे हैं, और फोर्स किस हिसाब से चेंज हो रही है 1/स्क्वायर के हिसाब से फोर्स चेंज हो रही है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हो, फोर्स कम हो रही है। किस हिसाब से कम हो रही है, डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो ये दोनों लॉज में ओबे होता है। अगर भाई क्वेश्चन पूछा जाए कि कूलम्स लॉ ओबेज व्हिच लॉ, 4 ऑप्शन होंगे, वहां एक ऑप्शन में होगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो उसके बाद हम इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, व्हाट यू गेट ऑन combining, we get F, proportionality का साइन एक ही बात रखेंगे, Q1 Q2 by R स्क्वायर, जैसे यहां पे है। अब यहां पे हम जब ये इक्वलिटी हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहां लगा लेते हैं, लेकिन यहां कांस्टेंट जो है, हम कोई C लिखता है, कोई K लिखता है, कुछ भी हम C लिखते हैं, और यहां लिखा था G कैपिटल, और बाकी सेम Q1 Q2 by R square. This is constant of proportionality and this is called Coulombian constant, या चुनाच हम फोर्स निकाल रहे हैं, this is called force constant, force or Coulombian constant, Coulombian constant। और यहां यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा बच्चों, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह यूनिवर्स में क्या रहती है सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दोनों चार इन मासेस के बीच मीडिया क्या लेते हो, कोई बॉडी और बीच में लाते हो, इन दो के बीच फोर्स चेंज नहीं होती। हाँ, अब यहां पे बच्चों याद रखना, ये जो कांस्टेंट आया राइट, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि दोनों चार्जेस के बीच मीडिया क्या है। That means Coulomb's law is media dependent, whereas gravitational law is media independent। तो यहां दोनों चार्ज के मीडिया क्या है, मीडिया का मतलब है एयर है, वैक्यूम है, एयर वैक्यूम का हम एक ही नाम देते हैं फ्री स्पेस, वाटर है, ग्लिसरीन है, राइट, माइका है, गिलास है, दैट इज कॉल्ड मीडिया। सो ये देखा गया कि दोनों चार्ज पे अगर हम मीडिया बदलें तो दोनों के बीच फोर्स बदल जाती है। लिहाजा बच्चों ये जो कांस्टेंट है, कोलंबियन कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है अब दो चीजों पे। नंबर 1, आपने यूनिट्स कौन से चूज किए, राइट, यूनिट्स चूजन, और नंबर 2 आपका मीडिया क्या है, नेचर ऑफ मीडिया, नेचर ऑफ मीडिया। फिलहाल यहां तक रहने दीजिए, मैं वापस आता हूं। जरा ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको क्लब करके मैं अब स्टेटमेंट बनाता हूं जो अब याद रखेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ Coulomb's law? Coulomb's law states that force of interaction between any 2 point stationary charges
is directly proportional to product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So ये है mathematical form में, और जो मैंने अभी बोला that is the statement of this law. फिर इस law को explain हम करते हैं. दो stationary point charges लेते हैं, बहुत small charges, और इनका मैग्नीट्यूड इसका Q1 इसका Q2 कैन बी सिमिलर कैन बी डिसिमिलर, और दोनों को सेपरेट करते हैं. इनके सेंटर्स एक दूसरे से कितना सेपरेट कर रहे हैं, से R. और फिलहाल यहाँ पे मैं ईयरनेस सपोज कर रहा हूँ, बीच में मीडिया है ईयर, और उसके बाद इन दोनों के बीच जो है फोर्स कितनी होगी एज पर कूलम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, product of the magnitude of the charges, और inversely proportional square of the distance between them. इसका मतलब हुआ कि ये चार्जेस जितने जितने बड़े किए जाएं या किसी को डबल करो तो फोर्स भी उतने टाइम्स बढ़ती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस ज्यादा करोगे फोर्स कम होगी. तो फिर इनको दोनों को क्लब करते हैं, तो क्लब करने के बाद ये टर्म फिर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल लगाया जाता है. तो C, so this constant is called force constant और कोलम्बियन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक यूनिट्स आपने कौन से चूज किए हैं, और दूसरा मीडिया जो दोनों चार्ज के बीच है उसकी नेचर क्या है. चलिए अब इसी को हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं. लीजिए मान लीजिए मैंने यूनिट्स चूज किए SI. नाउ यूनिट्स SI मतलब मैं चार्जेस को ले रहा हूं कूलम्स में, डिस्टेंस को ले रहा हूं मीटर्स में, और जो फोर्स होगी वो होगी डेफिनेटली इन न्यूटन. और नंबर 2, मीडिया जो मैं चूज करूंगा दोनों चार्जेस के बीच, दैट इज एयर आर वैक्यूम वी कॉल फ्री स्पेस. एयर आर वैक्यूम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री स्पेस. तो इस C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू जो है हम एक फार्मूले से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो C की वैल्यू फार्मूले से कैलकुलेट की गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट. और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक permittivity of free space. Absolute electric permittivity of free space. अब देखिए आपने चार्ज किस में रखा है, फ्री स्पेस में. अब जो बीच में मीडिया है उसका भी कुछ रोल होगा ही. अब वो जो मीडिया है इसका इफेक्ट यहां तक जा रहा है, इसका यहां तक जा रहा है, तो ये अट्रैक्टर रिपल कर रहे हैं. अब जो मीडिया है किस हद तक उस इफेक्ट को अलो करेगा, परमिट करेगा, या उसकी अपनी परमिटिविटी है किस हद तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन लाइंस को किस हद तक एब्जॉर्ब करता है, परमिट करता है अपने में से. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फ्री स्पेस. हर मीडिया की परमिटिविटी अपनी अपनी. तो फ्री स्पेस की जिस मीडिया की परमिटिविटी कम, राइट, उसमें फोर्सेस होगी ज्यादा, और जिस में की परमिटिविटी होगी ज्यादा फोर्स होगा कम. तो सबसे फोर्स ज्यादा जो है एयर में पाई गई है चार्ज के बीच, क्योंकि सबसे कम परमिटिविटी ये जो है ये एयर की है, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 8.854 into 10⁻⁻12. और हम यूनिट भी निकाल सकते हैं इसका. उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहां पे, तो F होगा बच्चों, C की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यहां से एप्सिलॉन निकालो, F इधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. यहां से हम यूनिट एप्सिलॉन नॉट के निकाल सकते हैं. Q और Q चार्ज हो गया कूलम स्क्वायर, अपॉन फोर्स हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर. तो बोलिए एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू 8.854 न्यूटन/-12. यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
इट चेंजेस फ्रॉम मीडिया टू मीडिया। जब हम इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू, सी की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹। तो लिहाजा हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या बना फिर? ये बना अब फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। जब मीडिया फ्री स्पेस और यूनिट्स आप क्या ले रहे हैं? SI। सो Q1 Q2 by R square. So this is what we call Coulomb's law in scalar form. इस लॉ की 2 फॉर्म्स में पढ़ाऊंगा, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। डिफरेंस क्या होगा? स्केलर फॉर्म में सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया जाएगा और वेक्टर फॉर्म में फिर फोर्स की डायरेक्शन भी बताई जाएगी। तो इस तरीके से हम बच्चे लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल वर्क भी हम करेंगे। तो ये है कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन। तो ये हो गया 1/4π0, ये जो कांस्टेंट है। जब यूनिट चूज किए जाए SI और मीडिया लिया जाए फ्री स्पेस, तो ये फिर आता है कूलम्ब्स लॉ। तो इस पर सपोज 2 चार्जेस दिए जाए आपको, राइट? ये एक चार्ज है से एक चार्ज है 2 कूलम का, ये चार्ज है 3 कूलम का। दोनों के बीच सेपरेशन है 2 मीटर और मीडिया फ्री स्पेस है। बोलिए फोर्स कितनी होगी? तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू, एज पर दिस, 9 into 10⁹, Q1 2 Q2 3 by R square, 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4, तो फोर्स होगी, राइट, 27/2 into 10⁹। So this will be equal to 13.5 into 10⁹ Newton। तो दिस द ब्यूटी ऑफ द लॉ कि हम किन्हीं 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड हमें परमिटिविटी पता हो मीडिया की, और फिलहाल हम परमिटिविटी फ्री स्पेस की याद रखनी होगी आपको, राइट? जब दूसरा मीडिया से हम बदलेंगे तो वहां हम फिर कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा चेंज में लाऊंगा, दिखाऊंगा। तो ये था फिलहाल कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज ओनली इन एक्सपेरिमेंटल लॉ, बट दिस इज स्केलर फॉर्म। फॉर्मूला याद रखिएगा ये। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। जब चार्जेस हो कूलम्ब्स में, डिस्टेंस हो मीटर में, तो वी कैलकुलेट force between any 2 points stationary charges. Thank you.